पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमारा रिमेनिंग पोर्शन था वेन मशीन हमने बच्चों डिस्कस किया था। बेसिकली आपको ये मालूम है कि वेन मशीन जनरली वो वेट या मास को मेजर करता है, मगर एज पर फिजिक्स वो नॉर्मल फोर्स को मेजर करेगा जो उसकी सरफेस पे या उसके टॉप पे, जो यहाँ पे देखो ये वेन मशीन है तो वेन मशीन की टॉप पे जो नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो बेसिकली मेजर होगा। जब भी आपको रीडिंग ऑफ वेन मशीन बतानी हो तो न्यूटन में है तो डायरेक्टली नॉर्मल ही लिखो, मगर केजी में आंसर गिवन है तो एन बाई जी करके आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद वेन मशीन मेजर्स नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट इन केजीएफ, किलोग्राम फोर्स यूनिट, और 1 केजीएफ इज इक्वल टू जी न्यूटन या 1 केजीएफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये हमने डिस्कस किया था। हमने ये प्रॉब्लम भी स्टार्ट किया था। प्रॉब्लम बेसिकली क्या था बच्चों की, ये लिफ्ट थी, ये लिफ्ट अपवर्ड ट्रैवल कर रही थी, उसमें कोई रमेश था जिसका मास 60 केजी था, और क्वेश्चन था फाइंड रीडिंग ऑफ वेन मशीन व्हेन लिफ्ट फर्स्ट ट्रैवल इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ 5 मीटर पर सेकंड। दैट मींस यहाँ पे ये जो लिफ्ट है वो अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होना वो इक्विलिब्रियम को ही शो करता है सुरेंद्र नगर। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एन इज इक्वल टू 60 जी इज इक्वल टू 600 न्यूटन। फिर सेकंड था ट्रैवल इन अपर डायरेक्शन विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों हमने डिस्कस किया था आप O1 से भी कर सकते हो, O2 से भी कर सकते हो। O1 आपका अगर ऑब्जर्वर है दैट मींस आप ग्राउंड पे है, तो हम ग्राउंड को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं लेते, हम उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करते हैं। सो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो शूडो फोर्स नहीं आएगा। आप कभी भी आपके क्लास में बैठ के शूडो फोर्स डिस्कस नहीं कर सकते। आपको जब भी शूडो फोर्स का यूज करना है आपको अपनी सेल्फ को वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखना होगा। यहाँ पे O1 ये तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो हमने देखा कि चलिए लिफ्ट अपवर्ड ट्रैवल कर रही है, अपवर्ड भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रैवल कर रही है। तो हमने वहां पे सोचा कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को निकालो। जैसे यहाँ पे ए अपवर्ड है तो उस डायरेक्शन में नॉर्मल है, सो नॉर्मल माइनस 60 जी। बेसिकली यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं था तो हमने यूज किया था लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम है एन माइनस 60 जी। यहां से हमने देखा तो 720 न्यूटन, या आप बोल सकते हो कि उसका जो मास होगा वो 72 केजी शो करेगा। देखिए उसका रियल मास 60 केजी ही है, मगर जब हमने ये डिस्कशन किया इनसाइड दी लिफ्ट जो एक्सेलरेट हो रही है अपर, तब उसको जो वेन मशीन है वो 72 केजी शो करेगा, है नहीं उसका मास। चलिए अब यहां से अगर हम O2 से डिस्कस करें तो क्या होगा, O2 ऑब्जर्वर O2, O2 कहां पे है, लिफ्ट में है बच्चों। तो देखिए ये जो रमेश है इसकी अगर एफबीडी में ड्रॉ करूं, उसको एज अ पॉइंट मास ट्रीट करूं तो 60 जी तो डाउनवर्ड था, ओके नो प्रॉब्लम। नॉर्मल अपवर्ड है, यस नॉर्मल भी अपवर्ड है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल अपवर्ड था। अब आप कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, नॉन इनर्शियल रेफरेंस। जब भी आप ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से कंसीडर करोगे आपको शूडो फोर्स लेना होगा। शूडो फोर्स की पहले डायरेक्शन देखना है, कहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, लिफ्ट से। लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। लिफ्ट का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट आपको शूडो फोर्स लिखना है। शूडो फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जो भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट है। बालासिन और फर्स्ट बैच तीनों गर्ल्स अब क्या कर रहे हो सर, देखना वहां पे बालासिनोर में क्या चल रहा है फर्स्ट बैच में। तो यहाँ पे ये अपवर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो शूडो फोर्स बच्चों डाउनवर्ड होगा ऐसे। यहाँ पे ये अगर 60 जी है तो यहाँ पे शूडो फोर्स होगा एफ पी। शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था, उसकी फॉर्मूला क्या है, एम ए, सिंपल, क्योंकि शूडो फोर्स जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिखते हैं, वहां पे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दैट मींस इनर्शिया लॉ वैलिड नहीं था। उसको वैलिड करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा मैथमेटिकल टर्म वहां पे इंट्रोड्यूस की। तो एम ए, एम क्या है वहां पे, एम
मास ऑफ रमेश, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सूडो फोर्स किस पे आप एग्जर्ट कर रहे हो, रमेश पे, आप रमेश को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो रमेश का मास इनटू आपका एक्सेलरेशन, तो मास होगा 60। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, मास किसका लेना है मालूम ही नहीं रहता। अरे यार आप सूडो फोर्स रमेश पे एग्जर्ट कर रहे हो तो उसका ही मास होगा इनटू एक्सेलरेशन, आप जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उसका एक्सेलरेशन, दैट मींस 120 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे, अब आपके रिस्पेक्ट में, आप O2 में हो, आप इनसाइड हो, आपके रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट पे है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। आपके रिस्पेक्ट में तो ये रमेश रेस्ट पे है, क्योंकि आप भी लिप के इनसाइड हो, रमेश भी लिप के इनसाइड है, तो आपके देखने पे तो वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स है एंड डाउनवर्ड फोर्स है 60 जी, दैट मींस 60 जी, दैट मींस 600 प्लस 120, दैट मींस 720 न्यूटन। आया वही आंसर, देखो 720, सिंपल। तो यहां पे एक मेथड थी, आप O1 से कीजिए, एक मेथड एक आप O2 से सूडो फोर्स का यूज करके कीजिए, और थर्ड मेथड N इज इक्वल टू mg, मगर यहाँ पे बच्चों g डाउनवर्ड है, a अपवर्ड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली ऐड ऑन करो, g प्लस ए हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन से। डिफरेंट थ्री वेज से आप सेम प्रॉब्लम को कर सकते हो। चलिए थर्ड, थर्ड में क्या है कि ट्रैवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस अब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है। अब मैं सिर्फ एक से ही करूंगा, O1 से करते हैं, चलिए O1 से। तो O1 से देखने पे ये रमेश की एफबीडी है, रमेश पे 60 जी न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, नॉर्मल अपवर्ड है, ओके ठीक है। अब आप कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, O1 से, तो O1 से देखने पे ये एसरेट डाउनवर्ड है, तो ये आपको डाउनवर्ड एसरेट होती दिखाई देगी। सर अब क्या करना है, अब नो प्रॉब्लम, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस n इज इक्वल टू 60a, सिंपल। तो यहां से अगर n को मैं सब्जेक्ट करूं तो 60 g माइनस a लिखना है, n इज इक्वल टू 60, g क्या है बच्चों, g 10 है, a क्या है, a हमारा एक्सेलरेशन वो 2 है, तो 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 60 बच्चों 480 न्यूटन। दैट मीन्स जब वो लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही थी तब उसका जो रीडिंग था या उसका मास था वो जो एक्चुअल था 60 केजी उससे बड़ा मिला हमको, और जब वो ही लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तब उसका एक्चुअली मास 60 केजी था, हमको वो 48 केजी मिला, दैट मीन्स वो डिक्रीज हो गया। अगर इसको आपको O1 से करना है, सॉरी O2 से करना है, तो O2 से करना है तो क्या यूज करना होगा, अगर आप यहाँ पे भी O2 से यूज करते हो या क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सूडो फोर्स हमको एक्स्ट्रा एक सूडो फोर्स यहाँ पे कंसीडर करना होगा। सर वो कैसे कंसीडर करेंगे सूडो फोर्स, सिंपल है, आप O2 से देखो, अब आप डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहे हो तो आपका सूडो फोर्स अपवर्ड चला जाएगा। ये क्लियर है सूडो फोर्स की डायरेक्शन सबको, श्योर, ओके भुज, ओके फाइन, फिर बायली, ओके वडोदरा, ओके वलसाड, फिर सुरेंद्रनगर, ओके डन। अब यहां पे O2 से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं फोर्थ, ट्रैवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों अगर ये लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो आंसर यही होगा ना, सिंपल, इसका आंसर फर्स्ट ही है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो 4v, फिर वो 5 हो या 10 हो, कुछ भी हो, वो इक्विलिब्रियम ही है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ही करना है हमको। फिर लास्ट, इट इज इन फ्री फॉल मोशन, ओके इट इज इन फ्री फॉल, दैट मींस अब ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल कहां पे होगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड, बेसिकली डाउनवर्ड ही होगी ना, फ्री फॉल तो डाउनवर्ड को ही बोलते हैं,
तो फ्री फॉल में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो लास्ट में ये क्वेश्चन हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर ये रमेश है, इस पे 60g तो डाउनवर्ड है ही, नॉर्मल अपवर्ड है ही, अब वो फ्री फॉल कर रहा है तो a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम सारा क्वेश्चन O1 से कर रहे हैं अभी, ऑब्जर्वर O1। ओके, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट का फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू ma, सिंपल, सिग्मा f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल को सब्जेक्ट कीजिए, चलिए यहां से, सो n इज इक्वल टू 60g माइनस 60a, मगर a की जगह देखिए आप, a भी g ही है, तो 60g माइनस 60g दैट मीन्स 0, आपका रीडिंग होगा 0 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स ही नहीं एग्जिट होगा क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं बनेगा, वहां पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा, तो ये नॉर्मल 0 हो गया फ्री फॉल में। तो शायद ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में भी किया होगा फ्री फॉल वाला, कि सिंपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड में g इज इक्वल टू 10 लिखना है, रिमेनिंग सब इजी ही है बच्चों। अब इसमें टफ क्या आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट को, विंड मशीन वाले कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा मोल्ड करके इसको टफ करते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, ग्राफ इंट्रोड्यूस करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वहां से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फिर मैं रीडिंग का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बोलूंगा, ऐसे हम इसको टफ कर सकते हैं, वरना करना तो विंड मशीन में सिर्फ नॉर्मल ही मेजर। चलिए एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन लिखिए आप, बेसिकली ये क्वेश्चन है कि ऐसा कोई एक लिफ्ट है बच्चों, और लिफ्ट में विंड मशीन रखा हुआ है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में ऐसे यहां पे विंड मशीन है, लिफ्ट जो है वो अपर ट्रैवल कर रही है, ये वेन मशीन है, लिफ्ट अपर ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे कोई एक बॉय है जिसका मास 40 केजी का है बच्चों, 40 केजी का कोई बॉय यहाँ पे है, वो अपना वेट को मेजर कर रहा है, क्योंकि उसको तो वेट या मास ही दिखेगा, हमको मालूम है कि बेसिकली नॉर्मल फोर्स मेजर होगा, और जो ये लिफ्ट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है एज पर ग्राफ। मैं यहाँ पे देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे बच्चों यहाँ पे इसकी ये वेलोसिटी और टाइम के वर्सेस ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, ये 0 पे है, ये 20, टाइम इन सेकंड है बच्चों, ये सेकंड में बेसिकली 20 सेकंड, फिर यहाँ पे 40 सेकंड, फिर यहाँ पे 50। 0 to 20 तक हमको ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा है, 0 to 20 तक स्ट्रेट लाइन है मगर विथ पॉजिटिव स्लोप ऐसा, फिर 20 से लेके 40 तक ऐसा, और फिर 40 से लेके 50 तक ऐसा, ऐसा ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है। ओके, ये 20 पे कुछ ना कुछ v की भी वैल्यू है, 40 पे भी है ऐसे, ये अगर वैल्यू हम देखें तो 20 पे ये बच्चों 40 है, टाइम सेकंड में है तो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में है, और देखो आप यहाँ पे 0 to 20 तक वेलोसिटी टाइम भी इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई, टाइम के साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट है। 20 सेकंड से लेके 40 सेकंड तक ये लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रही, दैट मींस स्टार्टिंग में फर्स्ट 20 सेकंड ये लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हुई,
फिर 20 to 40 सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट रही और 40 to 50 10 सेकंड में वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होके जीरो हो गई। सो जो अब ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ मैंने आपको बताया है। नाउ क्वेश्चन देखो, जो ग्राफ for reading of weighing machine versus time जीरो से 50 सेकंड तक लिफ्ट की वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वेइंग मशीन का रीडिंग जो भी डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमको देखना है। तो वेइंग मशीन के रीडिंग का टाइम के साथ हमको ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 50 सेकंड तक। ये हमारा क्वेश्चन इतना है। अब यहां से हम आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्वेश्चन ही था बच्चों। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सर क्या करना है, पहले रीडिंग निकालो यार, सिंपल है। तो 0 to 20 सेकंड तक पहले हम डिस्कस करते हैं। इनिशियली जो हमारा डिस्कशन है वो 0 से 20 सेकंड तक का है। सर क्या है, देखो तो जब भी मैंने आपको बताया था कि ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो, अवेयर होना है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे तो अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है तो हमने देखा कि रीडिंग चेंज हो जाएगा। तो हमको पहले यहाँ पे डेफिनेटली 0 to 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन निकालना है। तो 0 to 20 सेकंड के लिए स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dv by dt is equal to acceleration. So acceleration is equal to tan थीटा, और यहाँ पे आप tan थीटा, ये थीटा देखो, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, डेफिनेटली थीटा लेस देन 90 है। तो थीटा लेस देन 90 पे tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और tan थीटा इज इक्वल टू लिख पाओगे आप अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है 40, एडजेसेंट क्या है 20। सो आप लिख पाओगे 40 अपॉन 20, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको लिखना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया। सर अब क्या, दैट मीन्स 20 सेकंड तक आपकी लिफ्ट जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। ओके तब अब हमको देखना है, तो ये बच्चे का अगर हम एफबीडी निकाले तो डेफिनेटली 40 जी डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे भी देख लो, इस पे 40 जी डाउनवर्ड होगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉय वेइंग मशीन को पुश करेगा और वेइंग मशीन बॉय को पुश करेगी। हम किसका एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, बॉय का, और एफबीडी में हमको वो फोर्सेस शो करने हैं जो ऑन द बॉडी एक्सर्ट हो रहे हैं, दैट मींस बॉय पे एक्सर्ट हो रहे हैं। सो बॉय पे ये नॉर्मल फोर्स ऐसे यहाँ पे अपवर्ड एक्सर्ट हो रहा है। ओके 0 से 20 सेकंड तक बात हो रही है। क्या 0 से 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन था, यस था। कौन सी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा ये अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम का केस होता तो हम अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिखते, मगर यहाँ पे तो वो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो मेरे को लिखना होगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। और सिग्मा एफ में आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और इज इक्वल टू मास, वो 40 केजी के लिए ही हम यूज कर रहे हैं, तो 40 इंटू ए। चलिए सो n इज इक्वल टू 40 g प्लस ए। आप वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, g 10 होगा, a 2 होगा, सो 10 प्लस 2 12 इंटू 4 480 न्यूटन, और केजी में चाहिए तो 48 केजी। सर ये क्वेश्चन हमने कहां से किया, डेफिनेटली ऑब्जर्वर O1 से ही किया है सारा क्वेश्चन। अगर आपको शूडो फोर्स लिखना होता तो हमको यहाँ पे लिफ्ट के इनसाइड चलना होता, और लिफ्ट के इनसाइड में अगर हम ऑब्जर्वेशन वहां से ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो शूडो फोर्स लेना है, और अब वो हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है। ओके
ये रीडिंग आपको कब मिलेगा सर? 0 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, कब? मैं बोलूंगा 0 से 20 ईच एंड एवरी टाइम पे आपका वेइंग मशीन 480 न्यूटन ही शो करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 से 20 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली आपका रीडिंग भी वही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सो 0 से 20 सेकंड तक आपको ये रीडिंग मिलेगा। फिर चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं 20 to 40 सेकंड के लिए। यहाँ पे 20 to 40 सेकंड के लिए चलिए क्या होगा अब? तो 20 to 40 सेकंड के ये 20 है, ये 40 है, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बच्चों। तब हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है स्लोप इज इक्वल टू बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। थीटा कितना है बच्चों? देखो किसी भी जगह आपको मैंने बताया था ऐसा पॉइंट कंसीडर करो, टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसका टाइम एक्सिस के साथ एंगल 0 आ रहा है। तो यहाँ पे tan a इज इक्वल टू tan थीटा tan 0 0 0 एक्सेलरेशन है, दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बच्चों। और कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन 0, सो v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो सर क्या करना है? चलिए 40 केजी का आप यहाँ पे इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ये 40 केजी का है, नॉर्मल अपवर्ड होगा, 40 जी डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या एक्सेलरेशन है? नहीं है। वेलोसिटी का कांस्टेंट होना या वेलोसिटी का 0 होना, दोनों को हम इक्विलिब्रियम ही बोलते हैं। वेलोसिटी का 0 होना स्टैटिक इक्विलिब्रियम और वेलोसिटी का कांस्टेंट होना डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली ये बच्चों इक्विलिब्रियम ही है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एन इज इक्वल टू 40 जी, जी की जगह 10 पुट कीजिए, 400 न्यूटन। फिनिश। कितने सेकंड से? 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक यही रहने वाला है। फिर ये इंटरेस्टिंग पार्ट अब हमारे लिए हुआ 40 to 50 सेकंड तक क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं। 40 to 50 सेकंड, पहले तो यहाँ पे ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो मेरे को ये लाइन कॉमन रखनी है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, 40 to 50 के लिए देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 है बच्चों, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा। डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, बट थीटा ग्रेटर देन 90 है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ओके, मगर वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बताया था यहां से हमको कंसीडर करना है, अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये थीटा होगा तो बच्चों ये पाई माइनस थीटा होगा, तो बेसिकली tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने tan थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन tan है बच्चों। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 40 अपॉन tan है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ 40 बाई 10, 0 0 कैंसल आउट, तो आपका एक्सेलरेशन होगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमको समझना है कि यहाँ पे बच्चों अब रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू -4 मिला। नो प्रॉब्लम, हमको तो वही बात करनी है भाई जो हमने पढ़ी है कि अब क्या करना है, एक्सेलरेशन मिल गया, अब हमको वो 40 केजी का एफबीडी ऐसे ड्रॉ करना है। कितने कितने फोर्सेस है चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये डाउनवर्ड बच्चों 40 जी है। ओके, फिर अपवर्ड नॉर्मल है, ये 40 जी, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल। और अब क्या हो रहा है, अपवर्ड एक्सेलरेटेड, नो प्रॉब्लम, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन को शो कीजिए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से अपोजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू 40a। सिंपल, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए ही करना है आपको, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। चलिए, तो n यहां पे अगर मैं सब्जेक्ट करूंगा तो g 40 कॉमन है, g प्लस a वैल्यू पुट कीजिए, n इज इक्वल टू 40, g कितना है 10, a कितना है बच्चों 4 नहीं है, a -4 है, तो आपको लिखना है 10 -4, तो 6 इंटू 4 240 न्यूटन। फिनिश। आ गया?
जामनगर दिक्कत है क्या? सर नॉर्मल यहाँ पे 240 न्यूटन मिल रहा है हमको। आप ऐसा भी कर सकते हो, बेसिकली प्लस ए अपवर्ड है, आपको क्या मिला माइनस है, तो वो डाउनवर्ड होगा। जी भी डाउनवर्ड, ए भी डाउनवर्ड, तो रिलेटिव के अकॉर्डिंग उसका सब्ट्रैक्शन ही होगा, जी माइनस ए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे अल्टीमेटली तो जी माइनस ए ही हुआ, देखिए। अब क्वेश्चन खत्म नहीं, हमको क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ फॉर रीडिंग ऑफ वेन मशीन वर्सेस टाइम। दैट मीन्स अभी तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमको अभी स्टार्ट करना है कि हमको बेसिकली रीडिंग जो है वो न्यूटन में मेजर हो रहा है, उसका टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं। तो फिर ये बच्चों नॉर्मल फोर्स रीडिंग, ये टाइम, यहां तक ये 20 सेकंड था, फिर 40 सेकंड और लास्ट में 50, ऐसे ये टी है आपका। ओके, 0 से 20 सेकंड तक रीडिंग कितना था, 480 न्यूटन। तो ऐसे यहाँ पे बच्चों 0 सेकंड से लेके ये 480 न्यूटन, कब तक, 0 से 20 सेकंड तक, यहाँ तक। सर ऐसे आपने स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ की, ये स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। सर ऐसी स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं, क्या 0 से 20 सेकंड तक आपका रीडिंग इंक्रीज हो रहा था? नहीं, वो तो कांस्टेंट था, कितना, 480 न्यूटन। तो ऐसे ही होगा आपका। चलिए अब 20 से 40 सेकंड तक सूरत पालनपुर, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। चलिए सूरत पालनपुर, अब क्या मुझे कैसे ड्रॉ करना है 20 टू 40 सेकंड तक? यस, बताइए कैसे ड्रॉ करना है 20 टू 40 सेकंड तक का ये ग्राफ? कौन बताएगा? आप ही बताओ बहन। ऐसे करेक्ट है ये? तो फिर कैसे डाउनवर्ड? क्या है रीडिंग, क्या है वो बताइए। 20 टू 40 सेकंड तक, फास्ट आंसर दीजिए। 20 टू 40 सेकंड तक आपका रीडिंग क्या रहता है? देखिए यहाँ पे मैंने बताया है 20 टू 40 तक। आप बात कर रहे थे इसलिए मैंने आपको पूछा। क्या? ओके, वो 25 सेकंड और 30 सेकंड सेम ही था। आपके पास माइक है? माइक इसका कुछ करना है हाँ? भाई ऋत्विक सर देखो, इसका ये सेंटर का कुछ कीजिए, यहाँ पे आवाज अच्छी आनी चाहिए। ऐसा क्यों डिस्टरबेंस आ रहा है? और वो सब पे आप फोकस कीजिए, लास्ट में हम उससे Q&A सेशन रखेंगे। 20 टू 40 सेकंड तक हमारा नॉर्मल फोर्स 400 न्यूटन था और वो कांस्टेंट ही था, ना तो बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। तो ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे जब भी आपका रीडिंग कांस्टेंट रहता है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, मगर 480 से कम है, तो ऐसे थोड़े
हमको नीचे ड्रॉ करना है यहाँ पे, ये 400 न्यूटन। ओके, फिर 40 टू 50 सेकंड पे देखते हैं, चलिए 40 टू 50 सेकंड पे क्या था, ये रहा 40 टू 50 के लिए कितना था हमारा रीडिंग, 240 न्यूटन, कांस्टेंट ही था। वो मैंने आपको बताया कि 41 सेकंड पे भी 240 न्यूटन, 42 पे भी, 45 सेकंड पे भी आपका 40 टू 50 सेकंड। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रीडिंग भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा बट जीरो स्लोप। अगर सुनो तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मगर जीरो स्लोप, और उसकी वैल्यू लिखनी है तो दैट इज 240 न्यूटन। बस, पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन जीरो स्लोप, फिर एक स्ट्रेट लाइन जीरो स्लोप, फिर तीसरी एक स्ट्रेट लाइन जीरो स्लोप। अब हम यहां से आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो वेइंग मशीन का है, सॉरी स्प्रिंग बैलेंस। वेइंग मशीन तो हमने देखा है, दैट इज फॉर स्प्रिंग बैलेंस, मगर उससे पहले मैं आपको स्प्रिंग का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बताता हूँ। यस बताओ। सर यस, ये आपने जो 40 टू 50 सेकंड्स में एक्सीलरेशन रिटार्ड होता है, ठीक है, ओके, तो उसके एक्चुअली में आपने एक्सीलरेशन अपवर्ड कंसीडर किया। यस, क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी मगर मुझे आंसर माइनस मिला, दैट मीन्स वो अपवर्ड में रिटार्डेशन हो रहा था, इसलिए मैंने एक ही जगह -4 लिख दिया। पर सर वो रिटार्ड हुआ तो लिफ्ट नीचे जानी चाहिए ना, तो फिर हाँ, तो फिर आप आपने देखो यहाँ पे, आप देखो 10 - 4 किया है तो वहां पे तो हमने माइनस ही लिया है ना, G प्लस A, तो माइनस है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर एक्सेलरेशन -4 है वो रिटार्ड हो रही है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी, ये लिफ्ट अपवर्ड ही ट्रैवल करेगी मगर उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तब आप उसको रिटार्डेशन बोलते हो ना। तो मैंने ए अपवर्ड बताया मगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो डाउनवर्ड है, तो वही बात हुई ना। चलो आपने बताया डाउनवर्ड, तो जी भी डाउनवर्ड, ए भी डाउनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव से कीजिए 10 - G - A होगा। क्लियर? क्लियर सर। ओके बेटा, चलिए अब हम स्प्रिंग बैलेंस से पहले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ने के लिए बोला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जैसे आप रेजिस्टर का सीरीज और पैरेलल अपने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमको स्प्रिंग का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो पहले यहाँ पे बच्चों ये आप देखो, ये सपोर्ट है ऐसे, यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉक है, M मास का कोई ब्लॉक है, और हमने ब्लॉक के साथ ऐसे स्प्रिंग कनेक्ट की हुई है। ये फर्स्ट स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है। ऐसे अगर आपको स्प्रिंग दिखाई दे तो इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलने वाले हो। ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ये कोई M मास का ब्लॉक है और यहाँ पे दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, दोनों नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग हमारी जो भी है वो मासलेस है, जब तक स्प्रिंग का मास बताया ना जाए तब तक हम वो स्प्रिंग को मासलेस कंसीडर करने वाले हैं। तो ये K1 और K2 ये दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 मिल गया, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, आपको कभी भी ऐसे एक स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग के देखिए, एक एंड कहां पे कनेक्ट है, ब्लॉक के साथ, और दूसरा एंड ऐसे सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो एम मास का ब्लॉक है इसको राइटवर्ड ऐसे एक्सटर्नल फोर्स देके
इसको डिस्प्लेस करूंगा ब्लॉक को। अगर मैंने ब्लॉक को राइटवर्ड डिस्प्लेस किया है तो दोनों स्प्रिंग वो ब्लॉक को पुल करने वाली है। क्यों? ये स्प्रिंग पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है, मगर यहां पे मैंने ब्लॉक को राइटवर्ड डिस्प्लेस किया तो ये दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ वाली स्टेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग का वही है कि मुझे मेरी नेचुरल लेंथ पे ही रहना है, मैंने यहाँ पे उसकी नेचुरल लेंथ को डिस्टर्ब किया, एक्स जितना राइटवर्ड डिस्प्लेस किया तो इसकी जो नेचुरल लेंथ थी वो इंक्रीज हुई। दैट मींस इसको हम इलोंगेशन बोलते हैं, ये इलोंगेट हुई। तो ये दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आने के लिए एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये अगर हम देखें तो फिर ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि ये ऐसे सपोर्ट है, ये फर्स्ट स्प्रिंग एक्स जितनी बच्चों इलोंगेट हुई, ये सेकंड स्प्रिंग वो भी इलोंगेट हुई, ये कोई एम मास का ऐसा ब्लॉक था, ये देखो आप यहां पे था, ये ब्लॉक एक्स जितना राइटवर्ड चला गया। बच्चों एक बात यहाँ पे क्लियर है, ये फर्स्ट ये K2 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K1 है, इसका एक देखो ये दूसरी स्प्रिंग और ये हमारी फर्स्ट स्प्रिंग, यहाँ पे मैंने बताया है K1 और यहाँ पे बताया है K2। ओके, यहाँ पे ये ब्लॉक दोनों स्प्रिंग के साथ कनेक्ट था। एक बात फिक्स है कि अगर एम मास के ब्लॉक को हमने राइटवर्ड डिस्प्लेस किया है तो फर्स्ट स्प्रिंग में भी एक्स जितना ही एक्सटेंशन हुआ या इलोंगेशन हुआ, और सेकंड स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है उसमें भी एक्स जितना ही एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि दोनों स्प्रिंग ब्लॉक के साथ ही जुड़ी हुई थी ना। अगर ये एम मास की ब्लॉक, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक अगर राइटवर्ड मूव हुआ तो ये दोनों राइटवर्ड ही एक्सटेंड होगी ना, क्यों नहीं होगी? तो उसकी वजह से यहां पे और यहां पे टेंशन डेवलप होगा बच्चों, और वो टेंशन जो यहाँ पे भी टेंशन हुआ, यहाँ पे भी टेंशन हुआ। आप ये टेंशन को क्या बोलने वाले हो? K2 इंटू एक्स, क्योंकि टेंशन Kx है। यहाँ पे क्या बोलने वाले हो? K1 इंटू एक्स। दैट मीन्स दोनों में टेंशन डिफरेंट हुआ ना, यहाँ पे T1 बोल सकते, सॉरी यहाँ पे T2 और यहाँ पे T1 है। एक्स सेम है दोनों में, क्योंकि ब्लॉक के साथ दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड थी। अगर मैंने ये ब्लॉक को एक्स जितना डिस्प्लेस किया तो दोनों एक्स ही इलोंगेट होगी, तो डेफिनेटली ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, यहां पे दो स्प्रिंग है बच्चों, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, मगर कनेक्ट ऐसे ही करना है कि अगर स्प्रिंग के दोनों एंड है तो एक एंड जो है वो ब्लॉक के साथ, दूसरा एंड यहाँ पे देखो जो आपका सपोर्ट है वो सपोर्ट के साथ, दोनों के लिए वही बात है। मेरे को अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करना है। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, सुनना मेरी बात, ऐसे हमको दो स्प्रिंग नहीं लेनी है, हमको एक ही स्प्रिंग लेनी है सिर्फ। इक्विवेलेंट का मीनिंग ऑलवेज यही होगा, चाहे आप रेजिस्टर की बात करो, चाहे कैपेसिटर की बात आगे आएगी या इंडक्टर की बात आएगी, हमको ऐसे दो स्प्रिंग सेपरेट लेनी ही नहीं है, हमको सिर्फ एक ही स्प्रिंग ऐसी लेनी है कि अगर ये एम मास का ब्लॉक उसके साथ जोड़े और ब्लॉक को राइटवर्ड डिस्प्लेस करे, ऐसे ये एम मास का ब्लॉक यहाँ पे था और यहाँ पे हमने उसको एक्स डिस्प्लेस किया, तो ये अकेली स्प्रिंग ये यहाँ पे दोनों स्प्रिंग ने, फर्स्ट स्प्रिंग ने K1 एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, सेकंड ने K2 एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, इन शॉर्ट T1 T2, यहाँ पे ये अकेली स्प्रिंग इतना टेंशन प्रोड्यूस करे कि दोनों के इक्विवेलेंट हो। दैट मीन्स यहाँ पे भी मैंने एक्स ही डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला होगा कि इक्विवेलेंट इनटू एक्स। दैट मीन्स बच्चों मैं ये बोलना चाहता हूं कि फर्स्ट वाला केस ठीक है, ये तो नेचुरल लेंथ का था,
दोनों स्प्रिंग को हमने ऐसे नेचुरल लेंथ से राइटवर्ड एक्स जितना डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे फर्स्ट K1x और K2x, T1 T2 दोनों में डिफरेंट टेंशन हुआ। ये जो डिफरेंट टेंशन हुआ T1 प्लस T2, ये दो स्प्रिंग लेने की जगह हम ऐसी एक स्प्रिंग कंसीडर करते हैं कि वो स्प्रिंग अकेली उतना ही टेंशन प्रोवाइड करे जितना टेंशन ये दोनों ने मिलके प्रोवाइड किया था। दैट मींस टी। मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्प्रिंग ने K1x टेंशन प्रोड्यूस किया था, सेकंड ने K2x। क्योंकि स्प्रिंग में टेंशन क्यों आता है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से। हमने यहां पे दो नहीं, एक ही स्प्रिंग ऐसे ली और इस दोनों ने मिला के जितना टोटल टेंशन प्रोड्यूस किया था ना, उतना अकेला सिर्फ ये एक स्प्रिंग ने किया है। तो उसको हम ये दोनों की इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट मीनिंग ही, आपको वर्ड अगर आप सेपरेट करोगे तो उसका मीनिंग अपने आप समझ में आएगा। इक्विवेलेंट दैट मींस ये दोनों के इक्वल, सेम टेंशन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। T1 की जगह में लिखूंगा K1x, T2 की जगह में लिखूंगा K2x और T की जगह में लिखूंगा K इक्विवेलेंट इनटू x। x x x कैंसल आउट, तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला आपके पास मिल गया, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर आप SSM चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो वहां पे ये फॉर्मूला डिस्कस हुआ होगा, ऑसिलेशन वाले चैप्टर, दैट K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए पैरेलल में था, मगर रेजिस्टर में सीरीज में था। जब दो रेजिस्टर सीरीज में होते थे ना, तब हम उस वहां पे R1 प्लस R2 लिखते थे, याद कीजिए। अगर यहाँ पे तीन स्प्रिंग होती K1 K2 K3, तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 करना होता है। तो सर आज यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मगर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसको अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए ये मालूम होना चाहिए। तो पैरेलल में क्या है बच्चों, पैरेलल में क्या याद रखना है, दोनों में टेंशन डिफरेंट होगा T1 T2, क्योंकि दोनों स्प्रिंग के लिए एक्स सेम है, मगर दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होने की वजह से टेंशन डिफरेंट मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखो, और मैं एक अरेंजमेंट डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर ऐसा हो बच्चों, ये सपोर्ट यहाँ पे, फिर ये सरफेस, यहाँ पे ये दूसरा सपोर्ट, देखना हाँ। यहाँ पे बच्चों ये हमारी फर्स्ट स्प्रिंग ऐसे K1, फिर बीच में ये M मास का ब्लॉक और यहाँ पे ये हमारी दूसरी स्प्रिंग K2। ऐसे हमने यहाँ पे अरेंज किया है। अब मैं क्या करूंगा, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, दोनों स्प्रिंग जो है वो उसकी नेचुरल लेंथ पे है। ओके, अब क्या होगा, अब मैं ये जो बीच वाला ब्लॉक है ना, उसको राइटवर्ड एक्स जितना शिफ्ट करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं। इसको ऐसे मैंने राइटवर्ड डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। अगर ये ब्लॉक यहां से आप देखो, आपको मालूम हो जाएगा ये दोनों ऐसे सपोर्ट है बेसिकली। ये ब्लॉक को मैंने एक्स जितना राइटवर्ड डिस्प्लेस किया, तो जो फर्स्ट स्प्रिंग थी K1 वाली, वो उसमें एक्स जितना इलोंगेशन हुआ ना, वो इलोंगेट हुई, एक्सटेंड हुई ऐसे। ऐसा कुछ ब्लॉक के साथ वो एक्सटेंड हुई। और जो दूसरी स्प्रिंग थी वो डेफिनेटली ऐसे कंप्रेस हुई हुई, वो कंप्रेस हुई। तो यहां पे अगर आप देखो, तो ये जो स्प्रिंग थी, ये इसको हमने एक्स जितना राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्प्रिंग एक्स जितना एक्सटेंड हुई और दूसरी स्प्रिंग एक्स जितना कंप्रेस हुई। अगर ये फर्स्ट स्प्रिंग जो K1 स्प्रिंग कांस्टेंट वाली थी,
वो एक्सटेंड हुई तो वो ब्लॉक को क्या करेगी, पुल, क्योंकि पुल ऑलवेज टुवर्ड होता है, पुश अवे होता है। तो यहां पे ये इलोंगेट हुई तो अपनी नेचुरल लेंथ के लिए वो उसको पुश करेगी ऐसे इस डायरेक्शन में, और सॉरी पुल करेगी, तो पुल में ये टेंशन टी, फिर भी मैं टेंशन नहीं लिख रहा हूं, सिंपल। मैं यहाँ पे अगर देखो तो K1 इंटू एक्स ये पुल करेगी। ये दूसरी स्प्रिंग है वो बच्चों क्या करेगी, वो अपनी नेचुरल लेंथ में नेचुरल स्टेट में आने के लिए वो ये ब्लॉक को पुश करेगी, तू भाई दूर जा मेरे से, तब मैं जाके अपनी नेचुरल स्टेट को अचीव कर पाऊंगी। तो इसने इसको पुश किया, मगर स्प्रिंग में पुलिंग और पुशिंग दोनों फोर्स होते हैं, इसको ऐसे पुश किया ना, हम यहां पे लिख सकते हैं भाई इसको ऐसे पुश किया ऐसे। तो ये कितना पुश हुआ, K2 इंटू एक्स, इसको भी हम टेंशन ही बोलेंगे, इसको भी हम टेंशन ही बोलेंगे, मगर K1x है और K2x है तो इसको T2 बोलना है, इसको T1 बोलना है। नेट फोर्स कितना लगा, ये एम मास पे नेट फोर्स देखो आप, नेट फोर्स इतना ही हुआ ना, लेफ्टवर्ड में T1 और लेफ्टवर्ड में ही T2, नेट फोर्स तो इतना ही हुआ T1 एंड T2। ये ब्लॉक पे भी देखो लेफ्ट में T1, ये ब्लॉक पे भी देखो लेफ्ट में T2। तो हमको क्या करना है बच्चों, ऐसे दो स्प्रिंग नहीं यूज करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्प्रिंग यूज करें। जैसे यहाँ पे ये इक्विवेलेंट डायग्राम यही है कि एक ही स्प्रिंग यूज करें कि जो दोनों स्प्रिंग ने मिला के रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन T1 T2 जो प्रोवाइड किया है वो अकेली एक स्प्रिंग प्रोवाइड करे जिसको हम टी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकेंगे ना, K1x प्लस K2x इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसल आउट, तो यहाँ पे भी K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 होगा। दैट मीन्स दिस बोथ आर सेम अरेंजमेंट। आप अगर दो स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट हुआ, आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि मैंने कैसे स्प्रिंग को अरेंज किया है। ऋत्विक सर आपने कुछ ऑब्जर्व किया बालासिनोर में? हाँ सर। अब उस पे एक्शन लो। ओके सर। तो ये K1 K2 आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे दोनों स्प्रिंग को मैंने कैसे कनेक्ट किया, एक स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको भी पैरेलल बोलने वाले हैं और इसको भी पैरेलल बोलने वाले हैं। सर ऐसा क्यों, दोनों में सेम ही है ना, दोनों में मैंने ब्लॉक को x जितना राइटवर्ड डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे K1x K2x ऐसे टेंशन T1 T2, यहाँ पे m मास के ब्लॉक को मैंने x राइटवर्ड डिस्प्लेस किया, तो बच्चों दोनों स्प्रिंग में x जितना एक्सटेंशन हुआ। यहाँ पे भी मैंने x जितना राइटवर्ड शिफ्ट किया तो एक में एक्सटेंशन हुआ एक में कंप्रेशन हुआ, मगर हुआ तो x ही ना, x जितना एक्सटेंशन और दूसरे में x जितना कंप्रेशन, x तो सेम ही है। स्प्रिंग दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट है K1 K2, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन जो होता है वो K1x हमने डिस्कस भी किया था कि भाई जो टेंशन होगा या रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव करते हैं तो वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों सेम है, चाहे आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे अरेंज करो या फिर दोनों स्प्रिंग के बीच में m मास का ब्लॉक रख के ऐसे अरेंज करो, बोथ आर सेम। क्लियर यहां तक सबको? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका स्प्रिंग कांस्टेंट को हमको ऐड ऑन करना है। सुरेंद्र नगर गर्ल्स में सेकंड बैच। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन
ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, स्प्रिंग must have connected end to end। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें स्प्रिंग को हमको एंड टू एंड कनेक्ट करना है। फिर से, स्प्रिंग मस्ट हैव कनेक्टेड एंड टू एंड। दैट मीन्स एक स्प्रिंग के एंड पे दूसरी स्प्रिंग, एंड टू एंड कनेक्शन चाहिए। पैरेलल में ऐसा नहीं था। पैरेलल में जो भी स्प्रिंग थी उसका एक एंड सपोर्ट के साथ था और रिमेनिंग एंड ब्लॉक के साथ। जितनी भी स्प्रिंग होगी सबके लिए ऐसा ही होगा। एंड दूसरी बात, दैट टेंशन मस्ट रिमेन सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमको ये एज्यूम करके चलना है कि भाई टेंशन तो सेम ही होगा। सीरीज में टेंशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंशन मस्ट रिमेन सेम। ओके, चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे ऐसे सपोर्ट होगा, ये सरफेस है, ये सपोर्ट है। पहले यहाँ पे बच्चों ऐसी कोई एक स्प्रिंग कनेक्ट की हुई है हमने। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, उसके एंड पे ही बच्चों दूसरी स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। और ये दोनों को हमने किसी m मास के ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया है ऐसे। और ये अपनी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। दोनों स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है। दोनों स्प्रिंग के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो m मास का ब्लॉक है उस पे राइटवर्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करूंगा, तब जाके ये ब्लॉक x जितना राइटवर्ड डिस्प्लेस होगा। ओके, देखते हैं। तो यहां पे ऐसा होगा, दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन मिलेगा हमको। फर्स्ट स्प्रिंग भी एक्सटेंड हुई, सेकंड स्प्रिंग भी एक्सटेंड हुई और ब्लॉक अब यहां पे आ गया है मास का। ये देखो आप यहां पे ब्लॉक राइटवर्ड डिस्प्लेस हुआ x जितना। अब बच्चों ये दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है। मैंने ब्लॉक को x जितना राइटवर्ड डिस्प्लेस किया। ये दोनों स्प्रिंग वो ही चाहेगी कि वो दोनों उसकी नेचुरल लेंथ में आए। तो यहां पे बच्चों टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, यहां पे ऐसे टेंशन होगा, यहां पे ऐसे टेंशन होगा। मगर टेंशन क्या होगा, Kx, यहां पे K2 है। वहां पे बच्चों दोनों स्प्रिंग x जितनी ही एक्सटेंड हुई थी, क्योंकि ब्लॉक का स्प्रिंग का दोनों एंड ब्लॉक के साथ ही कनेक्ट था। देखिए ये ब्लॉक था, दोनों एंड, दोनों स्प्रिंग के एक एक एंड ब्लॉक के साथ ही कनेक्ट था। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि ब्लॉक राइटवर्ड x जितना डिस्प्लेस हो तो एक x1 हो और दूसरी x2 हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों स्प्रिंग का ये एंड ब्लॉक के साथ ही कनेक्ट था। ब्लॉक आगे x जितना गया, दोनों स्प्रिंग भी आगे x जितनी जानी चाहिए। यहाँ पे ये x जितना आगे गया तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स K2, यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स K1। ये K1 K2 डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पे बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा K2x2, जिसको हम T2 बोलने वाले हैं, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा बच्चों K1x1, जिसको हम T1 बोलने वाले हैं।
और यहां पे मैं ये बताऊं सर ये x1 x2 क्यों, मैंने ऐसा सोचा बच्चों कि टोटल x जितना डिस्प्लेस हुआ, ये जो फर्स्ट स्प्रिंग थी ना, फर्स्ट स्प्रिंग ये राइटवर्ड x1 डिस्प्लेस हुई, सेकंड स्प्रिंग राइटवर्ड x2 डिस्प्लेस हुई, और x1 और x2 दोनों मिला के x जितना डिस्प्लेस हुआ, x1 और x2 दोनों मिला के x जितना डिस्प्लेस हुआ। मगर इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई हुई है, टेंशन मस्ट रिमेन सेम। दैट मीन्स आपने T1 T2 बोला तो सही है, मगर बट we have to know that T1 is equal to T2, that means K1 X1 is equal to बच्चों K2 X2 ही होगा, टेंशन सेम रहने वाला है। सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम रहने वाला है, K1 X1 is equal to K2 X2। सर ऐसा कैसे होगा ना यार, अगर x1 लार्ज होगा तो k1 कम होगा, अगर x2 कम होगा तो k2 लार्ज होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा और दोनों स्प्रिंग मिलके टोटल x जितना डिस्प्लेस होगी, क्योंकि दोनों स्प्रिंग में x जितना डिस्प्लेसमेंट सीरीज में पॉसिबल नहीं है। अगर इक्विवेलेंट हमको निकालना है, के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, दो स्प्रिंग लेनी ही क्यों है हमको, हम ऐसी ही एक स्प्रिंग ले कि जो स्प्रिंग उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स, उतना ही टेंशन प्रोवाइड करे जो ये दोनों मिलके कर रही है। देखिए तो फिर से मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि ऐसा सपोर्ट था और यहां पे बच्चों ये m मास का ब्लॉक था, उसको हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया और ये कोई स्प्रिंग है, m मास का ब्लॉक है, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये स्प्रिंग अपनी इक्विवेलेंट स्प्रिंग है, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग है कि जो अकेली होके हमको टेंशन प्रोवाइड करेगी के इक्विवेलेंट इनटू x1 प्लस x2, क्योंकि अगर ब्लॉक एक्सवर्ड सॉरी ब्लॉक x जितना राइटवर्ड डिस्प्लेस हुआ है तो फर्स्ट स्प्रिंग x1 डिस्प्लेस हुई, एज्यूम किया, दूसरी स्प्रिंग x2 डिस्प्लेस हुई। यहां पे मैंने इक्विवेलेंट स्प्रिंग ली है कि जो टोटल x1 प्लस x2 जितना मिला के बच्चों k इंटू x1 प्लस x2 रिस्टोरिंग फोर्स हमको प्रोवाइड करें। रिस्टोरिंग फोर्स बोलूं या टेंशन बोलूं, दोनों बात सेम ही है। सर तो हमको करना क्या है, आपके लिए बेस यही है बच्चों, बेस यही है, इसका यूज कीजिए, चलिए आपको आंसर मिल जाएगा। ओके क्या करना है सर, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, t इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू x1 प्लस x2, तो यहाँ पे आप नहीं लिख पाओगे के इक्विवेलेंट इंटू x1 प्लस x2 बेसिकली x जितना ही है। चलिए तो आपको मालूम है कि भाई t1 इज इक्वल टू k1 इंटू x1 था, आप x1 की जगह वैल्यू पुट कीजिए, x1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, t1 अपॉन k1 प्लस हमको मालूम था t2 इज इक्वल टू क्या था बच्चों, k2 x2, x2 की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम, t2 बाई k2, x यहाँ पे देखिए बच्चों x की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम, t अपॉन k इक्विवेलेंट, t अपॉन k इक्विवेलेंट। देखिए x की वैल्यू मैंने बेसिकली यहां से यहां पुट की है। सर अब क्या करना है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, टेंशन मस्ट रिमेन सेम, दैट मीन्स ये T1 और T2 इक्वली है, देखो बट फिर से T1 इज इक्वल टू T2 है तो इसको आप लिखो T अपॉन K1 प्लस T अपॉन K2 प्लस T सॉरी इज इक्वल टू T अपॉन K इक्विवेलेंट, T कैंसल आउट, यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, फिनिश। सीरीज में टेंशन सेम होने वाला है, सीरीज में टेंशन सेम होने वाला है, वो पक्का है। इक्वेशन कैसे प्रूव किया, सबको क्लियर, पैरेलल में क्या करना है, सीरीज में क्या करना है, चलिए
अब हम स्प्रिंग बैलेंस स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग बैलेंस, वो डिस्कस करते हैं। चलिए ऐड करते हैं पीस। टॉपिक का नेम है स्प्रिंग बैलेंस। यस बताइए। 1 मिनट इसके पहले वाला क्या है? या ज़ूम 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 ज़ूम। ये वडोदरा में ठीक है, क्लियर ना? ओके। वडोदरा में क्या गर्ल्स है ही नहीं, सिर्फ बॉयज ही है? ओ पीछे है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस साइड गर्ल्स, क्योंकि क्या जो पीछे बैठेगा वो अगर बातचीत करेगा तो क्या, ये इसमें भी ऐसे सूरत पालनपुर में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए। हाँ बस है, क्योंकि हमको मालूम हो ना कि ये है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या डिस्कस हो रहा है। ये वलसाड में ये क्या हुआ? आज वलसाड में मुझे स्ट्रेंथ क्यों कम दिख रही है? कोई आपके वहां पे कोई है, फंक्शन वंक्शन है या ऐसे ही है? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वलसाड यस सर। क्यों आज स्ट्रेंथ क्यों कम है? सर एब्सेंट है इसीलिए। हाँ वो तो मुझे मालूम है, इसलिए ही स्ट्रेंथ कम होगी ना, मगर क्यों आज क्या है, या फिर सैटरडे को ऐसे ही होता है? पता नहीं सर, उनकी कोई है आपके रीडिंग सुपरवाइजर है वहां पे? नहीं। यस सर। है कि नहीं है? सर क्लास में नहीं है, बैठ है स्टाफ रूम में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए। अब हम वेन मशीन के बाद स्प्रिंग बैलेंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, generally it measure weight और mass। स्प्रिंग बैलेंस आपको अगर मालूम हो तो, अगर हम 5-10 साल पीछे चले जाए, तो जब हमारे घर पे वो गैस की पाइपलाइन नहीं थी, गैस सिलेंडर आ रहे थे, तब शायद हर एक के घर में वो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जिसमें वो ऐसी स्प्रिंग होती है, वो बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, फिर वो गैस सिलेंडर को हम वहाँ पे, वो हुक होता है, हुक में से वो फिट करते हैं, फिर जो सिलेंडर है उसको हम ऐसे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो 15 केजी का है ही नहीं। तो ऐसे ही स्प्रिंग बैलेंस जनरली इट मेजर्स वेट और मास, कितना केजी का है वो ही मेजर करता है, मगर एज पर फिजिक्स, बट according to physics, it measures tension, जैसे वहां पे वेन मशीन नॉर्मल मेजर करता था, यहाँ पे आपकी स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करेगी। मैं देखो यहाँ पे उसकी फिगर भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे पहले ये सपोर्ट है, ओके, फिर ऐसे बच्चों ये आपकी स्प्रिंग हो गई, और यहाँ पे ऐसे मैं कोई उस पे मेटल पीस एडजस्ट करता हूँ, ये कोई मेटल का पीस है, फिर ऐसे यहाँ पे हुक है, ये फिनिश हो गया बच्चों। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलेंगे। ये स्प्रिंग जो हमने कंसीडर की हुई है वो आइडियल स्प्रिंग है बच्चों, आइडियल स्प्रिंग। देखना, अब 2-3 मिनट लिखना मत, सिर्फ देखना मेरी बात, क्योंकि मैं इसको अभी मॉडिफाई करने वाला हूँ। ये स्प्रिंग अभी मासलेस है, उसका मास नहीं है,
अगर मास होता तो ये स्प्रिंग पे भी mg डाउनवर्ड फोर्स होता और तब वो स्प्रिंग अपनी वेट की वजह से इलोंगेट हो जाती। तो यहां पे ये मासलेस है, दैट मीन्स ये स्प्रिंग मासलेस है, दैट मीन्स उसका वेट नहीं है, तो ये उसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। मगर जब मैं यहां पे m मास के किसी ब्लॉक को हैंग करूंगा तब ड्यू टू देयर वेट mg की वजह से ये ब्लॉक डाउनवर्ड चला जाएगा और ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा और स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से ही टेंशन मिलता है हमको, तो टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो फिर बाद में स्प्रिंग में क्या होगा देखते हैं। अब आपको ड्रॉ करनी है ये फाइनल सिचुएशन कि ये जो थी ये स्प्रिंग थी, अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं रही, अब उसमें इतना एक्सटेंशन आ गया, ऐसे यहाँ पे कुछ हुक था और आपने एम मास का ब्लॉक को यहाँ पे हैंग किया हुआ था। बेसिकली ऐसे ये कोई मेटल पीस था, ये मेटल पीस पे ऐसे पॉइंटर होता है, ऐसे पॉइंटर, ऐसे पॉइंटर। यहाँ पे बच्चों ये मेटल पीस, यहाँ पे ऐसे रीडिंग होती है, ऐसे 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 करके रीडिंग होती है सारी। यहाँ पे बच्चों ये एम मास के ब्लॉक पे डाउनवर्ड mg फोर्स था, यहाँ पे टेंशन आपको मिला और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आया होगा। क्यों? क्योंकि mg डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स में बच्चों kx होगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बच्चों ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये वेरी लार्ज है, k होगा ना, वेरी लार्ज होगा। वेरी लार्ज स्प्रिंग कांस्टेंट का मीनिंग ये है, अगर t इज इक्वल टू के एक्स लिखूं और k की जगह मैं t बाय एक्स लिखूं तो ये k कब लार्ज होगा? जब छोटे x के लिए t ज्यादा होगा। दैट मीन्स छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट पे टेंशन जब बड़ा लगेगा तब हम उसको स्प्रिंग कांस्टेंट को लार्ज बोल सकेंगे। पहले मैंने जो फिगर ड्रॉ की थी वो तब थी जब वो स्प्रिंग उसकी नेचुरल लेंथ पे थी, जो मैंने आपको मना किया था ड्रॉ करने के लिए। अब ये मैंने ब्लॉक को हैंग किया और स्लोली स्लोली इसको लेके नीचे चला गया। स्लोली स्लोली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसको मैं स्लोली स्लोली नीचे ले जाऊंगा तभी मैं बोल पाऊंगा कि mg और t, mg और kx एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वरना ये बात करेक्ट नहीं रहेगी। आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे तो वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए। वहां पे कभी कभी mg इज इक्वल टू के एक्स लिखेंगे और कभी कभी mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तब मुझे याद करना, जब भी डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स करना है ना, उस टाइम ये बात फंडा है कि फंडा क्लियर है कि आपको इसको स्लोली स्लोली नीचे ले जा रहे हो, तभी आपको डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स लिखना है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, अब देखो यहाँ पे कि अगर मैंने ये मास को बढ़ा के 2m कर दिया, अगर ये मास को रिप्लेस करके मैंने 2m किया तो यहां पे देखो बच्चों g कांस्टेंट k कांस्टेंट, अगर मास 2m हो गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट पहले बच्चों यहां से यहां तक का x जितना डिस्प्लेसमेंट था, मींस के इनिशियली ये पॉइंटर आपका यहां पे था, x जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आपने ये m मास के ब्लॉक की जगह 2m मास का ब्लॉक रखा तो ये अब मास 2m हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 2x होना चाहिए, तब भी ये इक्विलिटी जो इक्वालिटी है वो होल्ड करेगी ना। तो यहाँ पे भी ये 2x हो गया तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा, ऐसे 2x। कौन? पॉइंटर। अगर आप यहाँ पे मास 3 टाइम्स करोगे दैट मीन्स 3m, तो आपका ये जो इलोंगेशन है या जो शिफ्टिंग है वो भी 3x हो जाएगा, तो पॉइंटर आपको उस हिसाब से शो करेगा। क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका मास जितना टाइम्स होगा उतना टाइम आपका x मिलेगा। x क्या है? स्प्रिंग में इलोंगेशन भी बोल सकते हो, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। ओके, फिर अब यहाँ पे देखो अब क्या है, तो रीडिंग क्या मिलेगी आपको? सिंपल है, रीडिंग इज इक्वल टू आपको t बाई जी लिखना है अगर आंसर kg में है तो,
E is equal to mg by g कैंसिल आउट, तो m kg, या स्प्रिंग बैलेंस measure tension in the spring in kgf unit. kgf का मीनिंग है किलोग्राम फोर्स। अगर आंसर न्यूटन में है, रीडिंग न्यूटन में है, तो न्यूटन में ही आंसर छोड़ देना। ऑलवेज उसको जी से डिवाइड करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस हुआ। अब उस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसको भी आप लिफ्ट में रख के सारे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो। हम स्टैंडर्ड पीवाईक्यू जो है नेक्स्ट वो ही डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तो वो रमेश का क्वेश्चन है, वो तो हमने डिस्कस किया है। ये सब यहाँ पे ये सारे होमवर्क में थे आपके लिए। ये होमवर्क में था, ये भी होमवर्क में था। यस, ये देखिए टॉपिक 12 क्वेश्चन नंबर 18 AIEEE 2003 क्या बताया गया है। देखिए, अ स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ऐसे बच्चों कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के सीलिंग के साथ ऐसा कोई स्प्रिंग बैलेंस हमने अरेंज किया हुआ है। ये बेसिकली आपका स्प्रिंग बैलेंस हो गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के एम मास का ब्लॉक। अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन स्प्रिंग बैलेंस। चलो ब्लॉक नहीं है, कोई बैग है यहाँ पे, ऐसे कोई बैग है। ओके, एंड द स्प्रिंग रीड्स 49 न्यूटन। दैट मीन्स अभी ये लिफ्ट क्या है बच्चों, स्टेशनरी है। तो ये लिफ्ट स्टेशनरी है, तो बैक का वेट कुछ mg डाउनवर्ड होगा, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन होगा। तो हमको इनिशियली ये क्लियरली गिवन है, इनिशियली टेंशन T इज इक्वल टू बच्चों mg, और आपको क्या गिवन है, रीडिंग कितना है, स्प्रिंग रीड्स 49 न्यूटन। दैट मीन्स वो टेंशन ही हुआ ना, तो वहां से हमको बैक का मास मिल जाएगा। 49 डिवाइड बाई 9.8 आपको करना है। क्यों 9.8? क्योंकि जब भी कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी जी की, हमको 9.8 ही लिखना है। सो 9 into 5 45 and 8 5s are 40। that means okay, 5.4 होगा शायद। यस, 5.4 kg। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं, if the lift move downward with an acceleration of 5 meter per second square। okay, अब ये लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही है, तो हमको बताना है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। चलिए, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग, और आंसर न्यूटन में ही है। अब बैक की एफबीडी ड्रॉ कीजिए आप। वो लिफ्ट वाली बात ही है बच्चों, यहाँ पे भी जो हमने वेन मशीन में की थी वही डिस्कस करना है कि ये बच्चों कोई बैग है, बैक का mg डाउनवर्ड है, यहाँ पे टेंशन अपवर्ड है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर O1 आपका ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड से देखने पे वो कहाँ पे एक्सलेरेट हो रही है, डाउनवर्ड। लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस वो डाउनवर्ड बैक भी मूव करेगी। कहाँ से देखने पे, O1 से देखने से। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू एम ए। तो सिंपल, सिग्मा एफ इज इक्वल टू हमको एम ए लिखना है। चलिए, तो क्या हुआ हमको यहाँ पे, एम जी, यस, एम कितना था, 5.1। क्या आएगा, 5 मिलेगा। ओके, 5.5। क्या, ओके 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 ओके, 9 5 45 और 8, यस राइट, 5 kg।
तो यहाँ पे mg डायरेक्ट भी आपके पास 49 न्यूटन भी आप लिख सकते हो mg की जगह, क्योंकि mg मेरे पास 49 पहले से है। हमको क्या फाइंड करना है, t माइनस टी। मास कितना है हमको मालूम है 5। और एसलरेशन क्या है बच्चों, एसलरेशन हमारे पास 5 है। देखो तो t इज इक्वल टू 49 माइनस 25, सो 24 न्यूटन। फिनिश, टेंशन 24A। तो यहां पे आप अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एसलरेट ना होके अपर होती तो t माइनस एम जी लिखना है और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, वही है वेन मशीन वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आप इसको लिप के इनसाइड से भी सॉल्व कर सकते हो और तब आपको शूडो फोर्स यूज करना है, वरना नहीं करना है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये ए, ये वही है नॉर्मल फोर्स का। ये मालूम तो एक सर, ये क्वेश्चन आज नहीं था ना, आपने सीक्वेंस सारी चेंज कर दी। ये तो शूडो फोर्स के थे, ये तो डिस्कस किए हुए थे हमने। ये कौन सी पीपीटी ले ली आपने? ये क्वेश्चन थी नहीं आज डिस्कस करने के लिए। यस, यहां से देखो ये क्वेश्चन आज डिस्कस करना है। पहले देखो जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg is suspended through two light spring balances as shown in the figure। दो लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस थे, एक ये था दूसरा ये था, और यहाँ पे 8 kg। ये दोनों बच्चों स्प्रिंग बैलेंस ही थे, दोनों लाइट वेटलेस थे और उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। हमने समझा था कि सीरीज में बच्चों टेंशन क्या रहता है, सेम। देखो आप यहाँ पे देखो, पेजेस में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि सीरीज में देखो, सीरीज में टेंशन मस्ट रिमेन सेम। दैट मींस k1x1 इज इक्वल टू k2x2 होता है। देखिए यहाँ पे k1x1 इज इक्वल टू k2x2 होता है। तो वहां पे अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, कहाँ चला गया क्वेश्चन, बूम 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 बूम, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस ये। तो यहाँ पे आप देखो दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, मासलेस है, दैट मींस आइडियल स्प्रिंग है हमारी। सीरीज में है तो टेंशन सेम रहेगा। इसका T1 K1 X1 होगा अगर इसका K1 और इसका K2, तो T2 होगा K2 X2। और यहाँ पे देखो आप डाउनवर्ड आपको मिलेंगे 8G, दैट मींस 80 न्यूटन। तो उस हिसाब से अपर टेंशन आपको मिल जाएगा। तो T1 और T2 यहाँ पे सेम ही होगा। सो बोथ बैलेंस विल रीड 8 kg। यस सर, कैसे 80 न्यूटन मिला ना हमको, तो सर अब क्या करना है, अब ये इक्विलिब्रियम में होगा ना। ये क्या कोई लिफ्ट में है? नो सर, ये तो अभी इक्विलिब्रियम में। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड 8G, अपवर्ड T, सो T इज इक्वल टू 8G, G की जगह 80। मगर आपको अगर मास चाहिए तो T बाई G करना है, 80 बाई 10, 8 kg। क्या दोनों 8 kg मेजर करेगी? यस। क्यों? क्योंकि दोनों में टेंशन सेम होगा। बोथ बैलेंस विल रीड 4, नो। द अपर बैलेंस विल रीड 8 kg एंड लोअर बैलेंस, नो। Both balance will read any value, but their sum will be 8 kg, no। दोनों 8 kg ही मेजर करेंगे, क्योंकि इसके जो डाउन साइड वो भी 8G का है, इसके डाउन साइड भी 8 kg है, दोनों सीरीज में है और सीरीज में टेंशन सेम रहता। इसमें भी T, इसमें भी T, तो ये भी 8 kg, ये भी 8 kg। तो आपका आंसर होगा बच्चों ए।
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को ए और डी में कंफ्यूजन रहेगा। अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो डी में सर डी क्यों नहीं हो सकता, बोथ बैलेंसेस विल रीड एनी वैल्यू बट देयर सम विल बी 8, नहीं, क्योंकि सीरीज में टेंशन सेम रहेगा, जो फर्स्ट स्प्रिंग में टेंशन होगा वही सेम में होगा और मेजर टेंशन ही होगा। और टेंशन यहाँ पे 80 न्यूटन है तो 8 kg है, तो इसके लिए भी 8 kg, इसके लिए भी 8 kg। नेक्स्ट ये देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg is suspended through first light spring balance and then second light spring balance is hanging on it। देखो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस है ऐसे, ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस, मैं सिर्फ स्प्रिंग ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस, देन दूसरा स्प्रिंग बैलेंस। मगर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg, ये 8 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, is suspended through first spring balance and then second light spring balance। सेकंड देखो ये क्या है, सेकंड लाइट स्प्रिंग इज हैंगिंग ऑन इट। तो बच्चों कोई बोलेगा सर ये तो पैरेलल में हुआ ना, नहीं, पैरेलल के लिए, पैरेलल होने के लिए ऐसा होना चाहिए, ये 8 kg, ये नीचे स्प्रिंग और यहाँ पे भी सपोर्ट होना चाहिए। आप देखो जो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का दूसरा केस बताया था ना, तो यहाँ पे ऐसे था, दोनों एंड में सपोर्ट थे, दोनों स्प्रिंग के लिए, इसके और इसके लिए। तो यहाँ पे ये क्या, ये स्प्रिंग जो अपर स्प्रिंग है वो 8 kg मेजर कर लेगी, मगर इसका तो कोई वेट है ही नहीं और इसके नीचे भी कोई वेट नहीं, तो इसका टेंशन आपको 0 मिलेगा। So both the spring balance will read 8, no, both the balance will read 4, the upper balance will read 8 kg, yes, the lower balance will read 0, क्योंकि इसके नीचे कोई मास है ही नहीं और इसका खुद का मास भी नहीं है, तो ये 8 kg और यहाँ पे टेंशन 0, तो सी। मगर ये अगर होता, यहाँ पे अगर होता ऐसे, तो ऐसे हमको आंसर डायरेक्टली हम 8 kg नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इसमें टेंशन T1 होगा, इसमें टेंशन T2 होगा और T1 इज इक्वल टू K1x होगा, T2 इज इक्वल टू K2x होगा, क्योंकि इसको आप यहाँ से x डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे टेंशन हम लिख पाएंगे K1 इंटू x और यहाँ पे टेंशन लिख पाएंगे K2x। ये स्प्रिंग x जितनी इलोंगेट हुई तो ये कंप्रेस हुई, तो T1 और T2 यहाँ पे दोनों में डिफरेंट आ जाएगा। मगर यहाँ पे हमको ये फिक्स करना ऐसा नहीं बताया गया, हैंगिंग ऑन इट, सेकंड लाइट स्प्रिंग ही सिर्फ ऐसा ही है, इसको हम फिक्स नहीं करने वाले। ये देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg सस्पेंडेड थ्रू 3 लाइट स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर। तीनों सीरीज में है तो टेंशन 8 kg होगा, सोचना ही नहीं है। ऑल द बैलेंस विल रीड 8 kg, यस, तीनों में टेंशन सेम होता है। ऑल द बैलेंस विल नो, फर्स्ट स्प्रिंग विल रीड 8 kg एंड द लोअर बैलेंस विल नो, एनी नो, ये तो होगा ही नहीं, डायरेक्ट ए। नेक्स्ट ये देखो, as shown in figure, an object of mass 8 kg is suspended through two spring balance, the mass of the second spring balance is 2 kg then, okay, यहाँ पे देखते क्या बताया गया है, ओके, ये देखो अब यहाँ पे ऐसे है सपोर्ट, ये आपका फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस, ये दूसरा और यहाँ पे 8 kg, और बच्चों ये 2 kg का है, देखो 8 kg suspended through two spring, the mass of the second spring is 2 kg, तो इसके नीचे कितना है, ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये फर्स्ट की स्प्रिंग के नीचे टोटल 2 + 8 10 और दूसरे के नीचे सिर्फ 8, so upper balance will read 10 kg and the lower balance will read 8 kg। सर ये दोनों तो सीरीज में है, आपने तो बताया, हमको लिखाया भी कि सीरीज में टेंशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 10 kg मेजर कर रहा है तो टेंशन 10 इंटू जी 100 न्यूटन होना चाहिए, तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए टेंशन 100 है तो सेकंड के लिए भी 100 ही होना चाहिए ना सर, उसके लिए 80 क्यों,
क्योंकि 80/g करोगे तभी 8 kg मिलेगा। मगर मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था वो आइडियल स्प्रिंग के लिए था, जिसमें दोनों स्प्रिंग हमारी मासलेस थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये स्प्रिंग मासलेस है मगर इसका मास है, तो यहाँ पे उसके जो डाउन साइड 8 kg है वो इसको ही सिर्फ मेजर करेगी। स्प्रिंग अपने आप के मास को कभी मेजर नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले से ही अगर स्प्रिंग के अंदर मास है तो वो खुद के वेट से पहले ही एक्सटेंड हो जाएगी और वो ही उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। जैसे अगर ये मासलेस स्प्रिंग है तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मगर इसका कुछ ना कुछ मास होता तो उसके मास की वजह से वो कुछ ना कुछ एक्सटेंड हो ही जाएगी, और अब ये इसकी नेचुरल लेंथ हुई, इसकी नेचुरल लेंथ यही हुई। अब मैं जाके जब ब्लॉक यहां पे हैंग करूंगा तो mg डाउनवर्ड होगा और इसमें एक्सटेंशन मिलेगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? श्योर? एसयूवी सूरत कुछ आपको दिमाग में घुस रहा है? एसयूवी ओके। वलसाड एक ऋत्विक से एसयूवी में कैमरा आपका हमारा क्लियर करना है। सुरेंद्रनगर ओके फाइन। भुज ओके। बायली, डबोली ओके। फिर ये देखो, an object of mass 8 kg is suspended through two light spring balance। देखो ये स्प्रिंग बैलेंस अब ऐसे है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। ये 8 kg का आपका ब्लॉक है, 8 kg का। An object of mass 8 kg is suspended through two light spring balances as shown in the figure that A both the balance will read 8 kg। देखो ये पैरेलल में है और पैरेलल में हमने देखा टेंशन डिफरेंट था, K1x, T2 के लिए K2x था। यस, इस दोनों के लिए x सेम होगा मगर स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट तो डिफरेंट है ना, तो टेंशन डिफरेंट होगा। तो दोनों 8 kg मेजर नहीं कर सकता, हाँ दोनों का सम 8 kg आ सकता है। ये 2 kg मेजर करे, ये 6 kg, ऐसा कुछ हो सकता है। बोथ द स्प्रिंग बैलेंस विल रीड 8 kg, सॉरी बोथ द स्प्रिंग विल रीड 4, ऐसा मैं कैसे बता सकता, दोनों हाफ हाफ। एनी वन बैलेंस विल रीड, नो दोनों बैलेंस तो रीड को करेगी। डी द बैलेंसेस विल रीड एनी वैल्यू बट देयर सम विल बी 8 kg। यस, नाउ इट इज करेक्ट, क्योंकि दोनों में टेंशन डिफरेंट है। अब किस में कितना है वो हमको क्या मालूम नहीं है। हाँ दोनों के लिए एक्स सेम होगा, दोनों का K1 K2 मिल जाएगा तो हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं डेफिनेटली, मगर दोनों मिल के वो पक्का है कि 8 kg को ही मेजर करेंगे। यस, यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए।